नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? सब स्वस्थ होंगे, उम्मीद करता हूँ। घर में रहेंगे, सारे ठीक होंगे, स्वास्थ्य सबका ठीक होगा। दोरीना की ऑनलाइन क्लास में आप सब मित्रों का स्वागत है। बात अपन करने जा रहे हैं, अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का रहेगा। भारत का संविधान और भारत की राज व्यवस्था से जुड़े हुए तथ्य अपन जानेंगे। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु को अपन पढ़ने से पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अपन जरूर जानेंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने का कारण है कि विषय को समझने में अपने को बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में। पॉलिटिकल की अपन बात करें उससे पहले अपन संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे कि कैसे भारत का संविधान अस्तित्व में आया। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत में जो संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में विभिन्न जो अधिनियम आए, उन अधिनियमों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपना जो आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा संवैधानिक इतिहास। देखिएगा, संवैधानिक इतिहास में अपने को ये जानना है कि पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत कैसे हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लेकर कौन आया था, इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। और संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में कौन कौन से अधिनियम आए उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना, किस प्रकार से उपनिवेश बना, इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी क्या रही थी। ऐतिहासिक कहानी शुरू होती है 1591 का समय था। 1591 में एक अंग्रेज यात्री था जिनका नाम था रॉल्फ पिच। एक अंग्रेज यात्री था रॉल्फ पिच। ये पूरी दुनिया घूम के आया था, और पूरी दुनिया जब ये घूम के गया तो उसमें भारत भी शामिल था। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी जो एशिया था, ये एशिया थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहा इनके लिए। अब यहां पर देखिएगा, रॉल्फ पिच है, ये पूरी दुनिया की यात्रा करता है 1591 में यात्रा करता है, और यात्रा करके वापस इंग्लैंड पहुंचा। रॉल्फ पिच इंग्लैंड गया तो रॉल्फ पिच ने इंग्लैंड वासियों को बताया कि समकालीन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति है ये अकबर है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये घूम के गया था, उत्तरी एशिया में यानी लगभग पूरी दुनिया में ये घूम के गया था। तो इसने कहा समकालीन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, सबसे धनी व्यक्ति धनी व्यक्ति है, ये अकबर को बताया। सबसे धनी व्यक्ति किसको बताया? अकबर को बताया। और उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में किसका शासन था? अकबर का शासन था। अब ये बात उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों को बताई कि जनाब सबसे धनी व्यक्ति कौन है? अकबर है। ब्रिटिश व्यापारियों ने रॉल्फ पिच की बातों को ध्यान से सुना और अंत में ये तय किया कि क्यों ना अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही चले जाएं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपन व्यापार करें। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि उस समय अकबर का जो साम्राज्य था, एक प्रकार से यूं कहें दक्षिण पूर्वी एशिया में ही था। तो अब राजा धनवान है तो सीधा सा अर्थ है कि वहां की जनता भी खूब आर्थिक रूप से समृद्ध होगी। भाई तभी राजा समृद्ध हुआ है। राजा समृद्ध है इसका मतलब यह है कि जनता समृद्ध है, सीधी सी बात यही है। अब रॉल्फ पिच की बातों को सुनकर ब्रिटिश व्यापारियों का एक समूह है, ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जाकर के मिलता है। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी?
उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी और एलिजाबेथ प्रथम के पास ब्रिटिश व्यापारियों का एक समूह जाता है। कहते हैं उसमें 100 व्यापारी थे, लेकिन उस संख्या तक अपने को नहीं जाना है। महारानी एलिजाबेथ से जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि महारानी साहिबा, हमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार करना चाहते हैं, और इसी बात को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, ये कब होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो किसके हस्ताक्षर से होती है? ये स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर से होती है। तो अपना पहला सवाल यहां से ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका उत्तर होना चाहिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके हस्ताक्षर से हुई? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर से हुई। अब यहां पर देखिएगा, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर है, जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस जारी हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला, इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों में व्यापार की अनुमति दी गई थी, जिनमें अमूमन भारत भी शामिल था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला था, शुरू में जो लाइसेंस मिला था, उसमें कंपनी को कहां पर? दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 15 राष्ट्रों में व्यापार की अनुमति दी गई। तो साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई स्थापना। अब भारत कौन आए? भारत आने के संदर्भ में सबसे पहले अपन बात करें 1608 ईस्वी की। दोस्तों 1608 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रतिनिधि नहीं आया था, लेकिन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस है। ये कब आया भारत? 1608 ईस्वी में आता है। कब आया था? विलियम हॉकिंस जो भारत आया था, ये 1608 ईस्वी में आया। दोस्तों विलियम हॉकिंस जब भारत आया, उस समय अकबर का शासन नहीं था, क्योंकि अकबर का शासन तो चला गया, और आप सब जानते हैं कि अकबर के बाद शासक कौन बनता है? जहांगीर शासक बनता है। 1608 ईस्वी में आता है कौन? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस भारत आता है, और विलियम हॉकिंस भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में भारत आया था। ये भारत आया, उस समय सम्राट कौन था? यहां पर मुगल सम्राट था जहांगीर। अब साहब ढूंढता ढूंढता जहांगीर के पास पहुंचा, और जहांगीर को कहा कि जनाब, मैं ऐसे आया हूं यूरोप से, और आपके यहां पर कारखाना लगाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी सी जमीन दे दीजिएगा। अब जहांगीर भी राजा था, थोड़ा बहुत दिमाग तो रखता था जहांगीर भी। तो जहांगीर ने क्या किया? विलियम हॉकिंस को 400 बीघा जमीन दे दी। मैं कहानी बता रहा हूं, आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है। विलियम हॉकिंस भारत कब आया था? 1608 में आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि था, और उस समय यहां मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। ठीक है, बाकी तो मैं आगे की याद करने के लिए कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिला। जहांगीर ने सोचा, दिमाग से अच्छे से सोचा, तो उन्होंने देखा कि यार ये यहाँ पर कारखाना लगाने तो आया है, लेकिन पता नहीं कुछ गड़बड़ भी हो जाए। तो राजा था, दिमाग तो जहांगीर में भी था। तो उन्होंने क्या किया?
400 बीघा जमीन दे दी, कहां पर? सूरत में। लेकिन ये सूरत वाली जमीन उस समय किसके नियंत्रण में थे? पुर्तगाली नियंत्रण में थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जहांगीर ने पुर्तगाली नियंत्रण वाली 400 बीघा जमीन दे दी, किसको? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस पहुंचा कहां पर? सूरत। लेकिन पुर्तगाली विरोध के कारण विलियम हॉकिंस कारखाना स्थापित नहीं कर पाया। भाई पुर्तगालियों का कब्जा था इस जमीन पर, तो पुर्तगाली विरोध के कारण वो कारखाना स्थापित नहीं कर पाया। भाई साहब इधर विलियम हॉकिंस ने महारानी एलिजाबेथ के पास संदेश भिजवा दिया कि महारानी साहिबा, आप तो हमें कह रहे थे कि हर संभव आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये पुर्तगाली हमें यहां कारखाना नहीं लगाने दे रहे हैं। भाई साहब उधर से ब्रिटिश नौसेना टुकड़ी भारत आती है, और ब्रिटिश नौसेना टुकड़ी जो आई वो कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में आई। 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों के बीच और ब्रिटिश नौसेना के बीच एक समुद्री युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश नौसेना की विजय हुई। जब ब्रिटिश नौसेना की विजय हो गई तो ये जमीन लेने में वो कामयाब हो गए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कारखाना है, ये पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? सूरत में स्थापित किया गया था। पहला कारखाना सूरत में स्थापित हुआ, तो सूरत में कब स्थापित हुआ था? 1612 ईस्वी में स्थापित हुआ था। लो जी, आपका दूसरा प्रश्न भी आ गया सामने कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो कारखाना है, ये पहला कारखाना कब लगा था? 1612 ईस्वी में लगा। कहां पर? सूरत में लगा था। ठीक है, अब भाई साहब कारखाना लगा दिया कंपनी ने। अब कंपनी का कारखाना तो हो गया, लेकिन अब इनको व्यापार की अनुमति की भी जरूरत थी। भाई जो उत्पादन होगा उसे कहां बेचा जाएगा, इसके लिए उन्हें बाजार भी चाहिए, और बाजार चाहिए तो सीधी सी बात है सरकार की अनुमति भी जरूरी थी। और उस समय सरकार अपन यूं कहें राजतंत्र था, तो भारत में मुगलों की हुकूमत चला करती थी। कंपनी का कारखाना स्थापित होने के बाद समय आता है 1615 ईस्वी को। 1615 में एक नाम आता है टॉमस रो। सारे टॉमस रो। 1615 में सर टॉमस रो भारत आता है। अब आज तो आपको मान लीजिएगा नरेंद्र मोदी से मिलना है, देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब से आपको मिलना है। आज आप तुरंत फोन पे पता कर लेते हैं और 2 घंटे 3 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज आपके पास संसाधन है। आज आपके पास संसाधन है। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूं 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे। ये 1615 में साहब भारत आ गए, लेकिन भारत में घूमते घूमते पता किया कि सम्राट कहां मिलेगा। तो उस समय सम्राट जहांगीर है, ये अजमेर आया हुआ था। तो सर टॉमस रो भी कहां पर आ गया साहब? अजमेर आ गया। किससे मिलने के लिए? जहांगीर से मिलने के लिए। जब ये जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर आया, उस समय 1615 न होकर के 1616 हो चुकी थी। यानी समय आता है 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। दोस्तों 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, यहां पर आराम से देख लीजिएगा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को सर टॉमस रो जहांगीर से कहां मिलता है? अजमेर में मिलता है। और अजमेर में भी कहां पर? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में मिलता है। कहां पर? अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है, इस मैगजीन दुर्ग में मुलाकात होती है किससे? जहांगीर से। ठीक है, तो आपका प्रश्न यहां से कैसा होगा वो दोबारा सुन लीजिएगा।
सर टॉमस रो भारत कब आए? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1615 में आए। सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात, तो आपको तारीख याद रखनी है 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। कहां पर? अजमेर की मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात हो गई। साहब अजमेर के मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात हुई और सर टॉमस रो 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। कितने समय तक? 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। मुगल दरबार में रहा और अंत में व्यापार की अनुमति लेने में क्या हो गया? सफल हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्यापार की अनुमति लेने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि व्यापार की अनुमति है ये सबसे पहले किसको मिली थी? सर टॉमस रो को मिली थी। दोस्तों याद रखें, ये वही सर टॉमस रो थे जो सम्राट होम्स के राजदूत हुआ करते थे। सम्राट होम्स के राजदूत थे सर टॉमस रो, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत आए थे। 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और अंत में व्यापार की अनुमति लेने में क्या हो गया? सफल हो गया। तो यहां से प्रश्न पूछेगा कि पूर्णतः व्यापार की अनुमति लेने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपका उत्तर क्या होगा? सर टॉमस रो था। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों याद रखिएगा, सर टॉमस रो है ये 3 साल तक मुगल दरबार में रहा और अंत में उन्होंने जहांगीर को विश्वास में ले लिया। जहांगीर को प्रलोभन दिया होगा कि हमारे यहां पर देखें बढ़िया चीजें, अच्छे उत्पाद होते हैं, अच्छी मशीनें हैं, हमारे यहाँ सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की बातें उन्होंने की होंगी, लेकिन अंत में वह जहांगीर को मनाने में क्या हो गया था? सफल हो गया था। व्यापार की अनुमति है, ये व्यापार की अनुमति जहांगीर ने दी थी। किसको दी थी? सर टॉमस रो को दी थी। किसको दी थी? सर टॉमस रो को व्यापार की अनुमति दी गई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वर्ष वगैरह आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। समय आता है 1639 ईस्वी का। 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की जो राज्य है, मद्रास जो प्रांत है, उसकी नींव डाली गई थी। कब? 1639 में। तो मद्रास की नींव कब डाली गई? 1639 में मद्रास की नींव डाली गई थी। कब? 1639 में मद्रास की नींव डाली और साथ में एक दुर्ग की स्थापना भी, एक दुर्ग की नींव भी उन्होंने डाली थी। उस दुर्ग का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उस दुर्ग का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो दुर्ग है, इस दुर्ग की भी नींव उन्होंने डाली थी। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 1700 का समय आ गया। 1700 में उन्होंने कलकत्ता में विलियम फोर्ट नामक कोई दुर्ग वगैरह बनवा दिया। कलकत्ता की नींव उन्होंने डाल दी, क्योंकि अंग्रेजों की सबसे पहले जो नीयत थी वो ये थी कि जो क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर पहले कब्जा किया जाए। और यही कारण था कि उन्होंने मद्रास को ठिकाना बना लिया, कलकत्ता को अपना ठिकाना बना लिया। अब इनकी नजरें धीरे धीरे व्यापार पर जाने लगी तो इन्हें और भी बहुत सारे केंद्र नजर आने लगे, जैसे कि मुंबई था, बंगाल था। उनकी बात भी अपन अभी करेंगे, लेकिन बीच में घटना घटित होती है और घटना थी 1717 की। आप सब जानते हैं कि 1717 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। किसकी? 1717 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और आप सब जानते हैं कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1717 में, तो उसके बाद मुगल सियासन डगमगा गया। यानी एक प्रकार से अपन कहें तो मुगलों में अंतिम जो ताकतवर शासक था वो औरंगजेब ही था।
औरंगजेब के बाद मुगलों का कोई बढ़िया इतिहास नहीं रहा है। 1717 में साहब औरंगजेब, माफ करना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में मुगल सियासन डगमगा गया और उसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा कैसे उठाया वो भी जान लीजिएगा। वो इस प्रकार से था कि उन्होंने मुंबई और मद्रास हड़प लिए। मुंबई व मद्रास उन्होंने हड़प लिए क्योंकि मुगलों में तो कोई ताकतवर था नहीं। मुंबई और मद्रास दोनों ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, दोनों पर ही उन्होंने कब्जा कर लिया। अब भाई साहब अंग्रेजों की नीयत में खोट शुरू हो गया। व्यापार की अनुमति उनके पास में है, कारखाने उनके पास में है और शासन के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पे भी कब्जा कर लिया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और संयोग से घटना और घटित होती है और वो घटना घटित होती है 1717 की। 1717 में क्या हुआ कि मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। कौन था? मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। कोई ज्यादा इतिहास में इनका कोई नाम नहीं है। फर्रुखसियर की गर्दन में दर्द था, ये गर्दन को यूं टेढ़ी रखा करते थे हमेशा। जब फर्रुखसियर की गर्दन का दर्द ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डॉक्टर के द्वारा ठीक कर दिया गया। फर्रुखसियर की गर्दन का दर्द एक अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा ठीक कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में फर्रुखसियर खुश हुआ और उन्होंने निःशुल्क व्यापार की दस्तक जारी कर दी, यानी निःशुल्क पास जारी कर दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोस्तों, दो तरह के सवाल आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि निःशुल्क व्यापार की अनुमति देने वाला सम्राट, तो उत्तर होगा फर्रुखसियर। लेकिन व्यापार की अनुमति देने वाला सम्राट, तब आपका उत्तर क्या होगा? जहांगीर होगा। सर जी कुछ कमेंट्स? बिल्कुल सर जी, क्या कर दिया, हमारे टॉपिक पूरे हुए। बिल्कुल आपके टॉपिक पूरे हो गए राम प्रसाद। एक जो बीच में बचा है वो कल से आपकी क्लास सेपरेट हो जाएगी, उसके बलिए कल या परसों जैसे ही होगा वो एक टॉपिक आपका शेष रहा है, उस एक टॉपिक के लिए क्लास हो जाएगी, बाकी कंप्लीट है जी। शुक्रिया आप सबका जी। अब यहां पर देखिएगा 1717 में कौन? फर्रुखसियर निःशुल्क पास जारी करता है। क्यों? क्योंकि उनकी गर्दन का दर्द ठीक किया था एक अंग्रेज डॉक्टर ने। ठीक है। दूसरी बात, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों, अब अंग्रेजों की जो नजरें थी वो बंगाल पे जा टिकी। बंगाल को हड़पने के लिए उन्होंने बहुत सारे चाल चलना शुरू किया। एक प्रकार से अपन यूं कहें तो उन्होंने अलग अलग बहाने ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हीं बहानों में बहाना उन्होंने ढूंढा काल कोठरी की घटना। आप सबको याद होगा काल कोठरी की घटना क्या है। काल कोठरी की घटना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के नवाब पर शासक पर इस बात का आरोप लगा था कि उन्होंने बहुत से अंग्रेज अधिकारी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि यहां थे उनको पकड़ लिया था और एक वो बंद कर दिया था कमरे में। इतिहास में उसे काल कोठरी कहा जाता है, लेकिन इतिहासकारों ने शायद उन्हें प्रमाणित नहीं माना है, सिर्फ बहानाबाजी थी। इसी बात को लेकर के युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। यहां से एक प्रकार से यूं कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की नींव डाली जाती है। प्लासी के युद्ध की बात कर लूं तो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 को हुआ और ये किस के बीच हुआ था? कारण मैंने बताया
23 जून 1757 को ये घटना होती है। काल कोठरी की घटना के लिए इसको एक कारण माना गया था, एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं। तो ये प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध है ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, एक तरफ तो कौन थे? एक तरफ तो थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ अपन कहें तो एक तरफ था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। यानी किस किस के बीच ये लड़ा गया? प्लासी का युद्ध है ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को लड़ा गया। कब? 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। कारण मैंने बताया काल कोठरी की घटना, लेकिन इतिहास में उसे कोई कारण नहीं माना गया है। इस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध में जीत मिली। तो दोस्तों इस प्लासी के युद्ध के लिए आपको प्रश्न क्या याद रखना है? याद रखना है कि बंगाल में, भारत में नहीं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो नींव है ये किस युद्ध में डाली गई थी? ये प्लासी के युद्ध में डाली गई थी। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में डाली गई थी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव। प्लासी का युद्ध हुआ कब है? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। रॉबर्ट क्लाइव को इस युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, मैं बंगाल के गवर्नर की बात कर रहा हूं, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा। गवर्नर जनरल के बारे में अपन आगे बात करेंगे, अभी जस्ट आएगा, लेकिन यहां गवर्नर की बात हो रही है। तो बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया था? दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर है ये रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बन गया। गवर्नर बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना, तो इसके बाद कंपनी में एक प्रकार से यूं कहें अनियमितता आ गई। कंपनी कुशासन की शिकार हो गई। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करने लग गए। कंपनी के कर्मचारी निजी मुनाफे के लिए काम करने लग गए। एक प्रकार से यूं कहें कंपनी घाटे में चली गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई तो ब्रिटिश हुकूमत को हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने जो हस्तक्षेप किया वो कब किया, कैसे किया, वो भी जान लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पारित किया गया। उस समय इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी। ठीक है, तो इस अधिनियम के जो प्रवर्तक हैं, ये प्रवर्तक कौन हैं? अधिनियम के प्रवर्तक हैं लॉर्ड नॉर्थ। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या है? यहां से अपने संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके साथ में बताते भी रहिएगा। आपके किसी प्रकार के सवाल हैं तो आप सीधा सवाल टाइप करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप फालतू के कमेंट बिल्कुल ना करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, ताकि अपन आसानी से अपने विषय को एक गति के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पर्सन से जुड़ा हुआ कमेंट हो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जैसे ही अपन मूल बिंदु से हटके जैसे ही कमेंट बॉक्स की तरफ ध्यान देंगी, उस समय आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न टाइप करके ही छोड़ दें बस। ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रवर्तक कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुशासन को खत्म करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुशासन को समाप्त करना। व्याप्त भ्रष्टाचार व कुशासन को समाप्त करना। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक प्रकार से अनियमितता आ गई थी और उन्हीं अनियमितताओं के चलते ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों, संवैधानिक इतिहास का पहला अधिनियम था, याद रखिएगा, संवैधानिक इतिहास का पहला अधिनियम कौन सा है? संवैधानिक इतिहास का पहला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। भारतीय संवैधानिक इतिहास का पहला अधिनियम कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने का उद्देश्य क्या है? इसको पारित करने का उद्देश्य था कंपनी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करना। यानी एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की अनियमितताओं को दूर करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का पहला अधिनियम है, यानी ये पहला मौका है कि कंपनी के मामलों में ब्रिटिश हुकूमत को हस्तक्षेप करना पड़ा था। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अपन संवैधानिक महत्व की अगर बात करें तो इस रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक जो महत्व है, ये संवैधानिक महत्व क्या है, उन पहलुओं पर भी अपन चर्चा करेंगे। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, जो संवैधानिक महत्व है, ये संवैधानिक महत्व आपके पुलिस वगैरह की परीक्षा में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संवैधानिक महत्व से जरूर प्रश्न आ सकता है। तो अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। जो संवैधानिक महत्व है, ये संवैधानिक महत्व क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संवैधानिक महत्व की अपन बात करें तो इसका पहला संवैधानिक महत्व तो यह है कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। दूसरा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व है कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको मान्यता दे दी गई। माफ करना, अभी मैं विशेषताओं पर बात नहीं कर रहा हूं, विशेषता में अलग से बात करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा अजीब आपको लगा हो, लेकिन बार बार ना पढ़ना पड़े, सार गर्भित अपन चीजें पढ़े, इसलिए साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो पहला संवैधानिक महत्व तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित व नियंत्रित करना। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक व जो प्रशासनिक कार्य हैं, इन प्रशासनिक कार्यों को, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। और तीसरा, इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व क्या रहा? तीसरा, इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व रहा कि भारत में एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने केंद्रीय प्रशासन की नींवें डाल दी। यहां से एक प्रकार से यूं कहें केंद्रीय प्रशासन की शुरुआतें मान ली जाती है।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आराम से समझ लें। प्रवर्तक कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ इसके प्रवर्तक थे। उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुशासन को समाप्त करना, ठीक है। और ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का क्या था? पहला अधिनियम था। भारतीय संवैधानिक इतिहास का पहला अधिनियम था। इससे पहले कोई अधिनियम नहीं आया था। दूसरा, इसका संवैधानिक महत्व क्या है? 3 अर्थों में संवैधानिक महत्व समझ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित व नियंत्रित करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देना और केंद्रीय प्रशासन की नींव डालना, इस प्रकार से संवैधानिक महत्व है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या रही हैं, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, ये सारे के सारे प्रावधान अपन देखेंगे। ठीक है। पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। जो टॉपिक आपके रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के रहे हैं, वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उनकी क्लास 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगी। डरने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।